हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम योजनाओं पे एमसीक्यूज देखेंगे। कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनका डिटेल में विश्लेषण भी देखेंगे। यहाँ से आपकी तैयारी दो तरीके से होगी। एक तो बार बार जो चीज़ें आपके सामने आएंगी, बार बार डेट्स सामने आएंगी, वो सारी याद हो जाएंगी। प्लस जो इंटरनल क्वेश्चंस आते हैं, किसी योजना से बहुत डीपली आ जाते हैं, तो हमारा जो विश्लेषण होता है वो बड़ा डीपली होता है। तो वहाँ से भी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी 1950 के बाद से 2007 तक की सारी योजनाएं हैं, कम से कम नहीं तो 75 से लेके 80 योजनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सारी योजनाएं आपकी एक क्रम में 1950 में कौन सी हुई, फिर 54 में कौन सी हुई, फिर 55 में, ऐसे करके प्लस उनका नाम इंग्लिश में और उनका शॉर्ट फॉर्म प्लस उनका उद्देश्य, ऐसे करके एक शॉर्ट नोट्स टाइप की क्लास आ जाएगी। जिससे कि बहुत से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम हो रही थी योजनाएं याद करने में, खासतौर से डेट याद करने में और उनका फुल फॉर्म याद करने में। तो वहाँ से पूरी हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला है सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। किस चीज़ से संबंध है इसका? देखो, सबरी सबरी का अगर जिक्र करो तो सबरी का जिक्र आपको रामायण में मिलता है। ठीक है। इन्होंने भगवान राम को बेर खिलाए थे, यानी कि पोषण से संबंधित बात हो रही। जब पोषण से संबंधित बात हो रही है तो सबरी संकल्प अभियान का संबंध भी किससे? पोषण से है। तो क्या होगा? राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान क्या था? 8 मार्च 2018 को मोदी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी ने कहाँ से? झुंझुनू से शुरू किया था इसको। चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, कुपोषण, एनीमिया, इन सब चीज़ से लड़ने की बात की गई है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्या है? सबरी संकल्प अभियान। इसमें क्या होता है, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण के लिए एक प्रकार से भत्ता दिया जाता है, पोषण भत्ता। उसमें क्या करते हैं, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का 3000 रुपये उनको मिलता है। प्लस जो उनका बच्चा होता है उसके पोषण के लिए 2 साल तक ये चीज़ें मिलती हैं। तो 2 साल तक, जब बच्चा होने के बाद 2 साल तक बच्चे के पोषण के लिए भी प्रति माह 500 रुपये दिया जाता है। कहाँ लागू हुआ ये? 29 जिले जो सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार है वहाँ पे लागू हुआ था। ठीक है। उसी की बात हो रही। सबरी संकल्प अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण मिटाना है और यह अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है। आगे चलते हैं। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन, खुद पे आलंबन। ठीक है। अब देख लेते हैं किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। तो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, इसमें महिलाओं को खुद रोजगार मिलेगा, या किसी शहरी महिला को रोजगार, या विकलांग महिला को रोजगार, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको रोजगार। तो इन सबसे भी आगे की बात क्या है कि जब किसी महिला को आप प्रशिक्षण और कौशल दे देते हो तो उसमें क्या करते हैं, ना सिर्फ वो रोजगार प्राप्त करती है, हो सकता है दूसरों को रोजगार देने लायक बन जाए। तो इसी से रिलेटेड है आपका क्या? स्वावलंबन योजना। देख लेते हैं। तो क्या है? स्वावलंबन कार्यक्रम। ध्यान रखना, योजना और कार्यक्रम दो अलग अलग चीजें हैं। स्वावलंबन कार्यक्रम पहले चलाया गया था और 2010 में आपकी स्वावलंबन योजना आई थी। तो स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नोराड या महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, महिला आर्थिक कार्यक्रम है यहाँ पे। वर्ष 1982-83 में ये समूचे देश में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार करने में मदद करना था। ठीक है। आगे चलते हैं। जबकि वर्ष 2010 में असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र क्या होता है? वैसा क्षेत्र जो कंपनी जैसा नहीं काम करता है। एक कंपनी होती है, उसका एक सुनियोजित खाता होता है, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं, सारी सुविधाएं कंपनी भी देती है, पीएफ, पेंशन वगैरह ये सब चीज़ें। बट जब असंगठित क्षेत्र होता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ व्यक्ति को जो वो काम करता है उसकी वेतन मिलती है या मजदूरी मिलती है। तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी 2010 में। ठीक है। और इसका उद्देश्य वही है, कौशल विकास करके उनका उन्नयन करना। ठीक है। आगे चलते हैं। स्वधार योजना। स्वधार योजना क्या है? तो ये होता है, देखो यही होता है, किसी भी क्वेश्चन को बनाना होता है तो जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको घुमाने के लिए या उनका क्वेश्चन गलत कराने के लिए ऑप्शन इतने करीब करीब डाले जाते हैं
तो कुछ लोगों को या कुछ स्टूडेंटों को ये गलतफहमी हो जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि अब तो आ जाएगा सारा। वो बार बार रिवाइज नहीं करते, इंटरनल रिवाइज नहीं करते हो। जब उनको क्वेश्चन आते हैं सामने तो नॉर्मली जब आप सॉल्व करते हो ना ऐसे घर पे बैठ के, बहुत आसान होता है। जब एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है तो आप मिस्टेक करके आते हो, इसलिए ध्यान रखना हर चीज को बार बार रिवाइज करना जरूरी है। स्वधार योजना, तो कुछ लोग अगर डायरेक्ट ये नहीं पता है तो वो इसको किससे, आधार से जोड़ेंगे। आधार से जोड़ेंगे तो पहला ऑप्शन लगा के आ जाएंगे, अद्वितीय पहचान हेतु। तो ऑप्शन इतने आसपास बनाए जाते हैं। ये क्या है, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। कुछ महिलाएं होती हैं जो जेल से रिहा हुई। अब जब वो जेल गई थी, जेल से रिहा हुई, तो कभी कभी क्या होता है, परिवार वाले उनका त्याग कर देते हैं। कुछ महिलाएं प्राकृतिक आपदा में उनका पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। और भी विपरीत परिस्थितियों में रह रही महिलाएं, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए सुधार गृह बनाए जाते हैं। एक प्रकार का घर बनाया जाता है कि यहाँ आप रहिए, क्योंकि महिला के लिए मुश्किल हो जाता है अकेले रहना। यहाँ रहिए, उनके खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है, फिर उनको प्रशिक्षण वगैरह देके पुनर्वास करा दिया जाता है। तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं की लाभार्थ ये योजना है। इसका प्रारंभ 2001-2002 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, कोई कैदी अगर रिहा हुआ है, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को सुधार गृह लाया जाता है और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान रखना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिससे कि वो रोजगार उन्मुख कोई काम कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ठीक, मातृत्व लाभ, ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ क्योंकि इसी एक क्वेश्चन की वजह से मेरा क्या हुआ था, 2018 का प्रीलिम्स रुका था, फर्स्ट प्रीलिम्स था ये, और इसलिए यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ था, सब कुछ मैंने पढ़ा था, इस क्वेश्चन में बताता हूँ, सारा कुछ पढ़ा था, सब कुछ आइडिया था, फिर भी गलती हुई थी। ऐसे करके 17 से 18 क्वेश्चन नींद ना आने की वजह से गलत हुए थे। ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत नहीं होना चाहिए था, एक नंबर से रुका था, तो ये क्वेश्चन मुझे याद था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल भी दिया। ठीक है, क्या था, गर्भवती महिलाएं, इसमें इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल दे देता हूँ। ये क्या, मातृत्व लाभ, अगर आप अनुच्छेद 42 देखोगे तो प्रसूति सहायता की बात की गई। पहले जो था 12 सप्ताह का अवकाश मिलता था गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। फिर मोदी गवर्नमेंट ने इसे 12 से सीधा कर दिया था 26 सप्ताह, इसी टाइम पे 26 सप्ताह की। या पहली चीज, दूसरी चीज, और भी चीजें इन्होंने बोली, ऑप्शन से क्लियर होंगी। इन्होंने क्या बोला, गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने, प्रसवोत्तर 3 महीने के लिए सवेतन अवकाश की हकदार है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, वहां पे भी वेतन भी मिलेगा उनको। ठीक है, तो इसको मैंने, मुझे तो 26 सप्ताह मालूम था, तो मैंने 26 सप्ताह को आइडिया लगाया कि 52 सप्ताह होते हैं साल में, तो 6 महीने कितने हुए, 26 सप्ताह। हो सकता है कि जो मैंने ना पढ़ा हो या जहां से मैंने पढ़ा सोर्स में वो ये चीज ना दी हो, 3-3 महीने का प्रावधान हो, तो मैं इसको सही करके आ गया, जबकि ये गलत था। 8 सप्ताह मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम 8 सप्ताह आप प्रसव पूर्व छुट्टी ले सकते हो, बाकी की छुट्टी बाद में। दूसरा था शिशु गृहों, क्रेच बोला जाता है इसे, कि जहाँ पे 50 से ज़्यादा व्यक्ति काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जहाँ से 50 से ज़्यादा अगर व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो आपको क्रेच सुविधा बनानी होगी, उनके बच्चों को खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए एक स्थान देना होगा। तो शिशु गृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। यहाँ 6 नहीं था, यहाँ 4 था, 4 बार जाने, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। अगला है, 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर। ये सही बात है, अगर जिनके पहले से 2 बच्चे हैं तो फिर उनको 26 सप्ताह का अवकाश नहीं मिलेगा, उनको फिर 12 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। तो ये तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो केवल 3 सही थे। कब आया था ये अधिनियम, 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन हेतु लाए गए मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधान 1 अप्रैल 2017 से लागू हुए। इसमें क्या किया गया, गर्भवती महिला कर्मचारी कुल 26 सप्ताह के सवेतन अवकाश की हकदार होगी। प्रसव पूर्व अधिकतम 8 सप्ताह, जो मैंने बताया वही सारी चीजें, ठीक है। 4 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देने का प्रावधान है। और जब अगर कोई महिला ऐसी है जिनके केवल 2 बच्चे पहले से हैं, तो उसको केवल 12 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। आगे आते हैं, भारत सरकार ने महिला विकास के लिए स्वधार और स्वयं सिद्धा नामक 2 योजनाओं की शुरुआत की थी। बिल्कुल, इन दोनों योजनाओं में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो ध्यान रखना, 2001 के आसपास की ये दोनों योजनाएं हैं। स्वधार योजना के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हो, तो अभी स्वयं सिद्धा के बारे में जानना जरूरी है।
ये क्या बोल रहा है, स्वयं सिद्धा योजना उन महिलाओं के लिए है जो कठिन परिस्थितियों में हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद से जीवित बची महिलाएं, जेल से रिहा की गई महिला कैदी, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं आदि। तो ये किसके बारे में, क्या ये स्वयं सिद्धा के बारे में? नहीं, अभी अभी आपने पढ़ा है, ये किसका है, सुधार योजना के बारे में है ये चीज। जबकि सुधार योजना स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण के लिए स्थापित की गई। ये उल्टा कर दिया, इसका जो उद्देश्य था वो इसमें रख दिया, उसका उद्देश्य इसमें रख दिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये स्वयं सिद्धा के बारे में बात हो रही। अगला पॉइंट क्या है, स्वयं सिद्धा योजना स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा और प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जबकि सुधार योजना राज्यों द्वारा स्थापित आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है इकाइयों द्वारा की जाती है। ऐसा है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं है। दोनों योजनाएं एक तो राज्य के जो निकाय हैं उनके द्वारा प्लस जो स्वयं सहायता समूह हैं उसके द्वारा संचालित की जाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इसके दोनों ऑप्शन आपके गलत है। इसलिए मैंने बोला ऑप्शन कभी कभी इतने नज़दीक दे दिए जाते हैं और आपने अगर हल्का फुल्का पढ़ा है तो एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होना जरूरी है, हो ही जाएगा। तो दोनों गलत हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2001 को स्वयं सिद्धा योजना प्रारंभ की गई थी। डेट याद रखना, जितनी भी डेट्स आपकी आती जा रही वो याद रखनी बहुत जरूरी है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं के संपूर्ण सशक्तिकरण पर बल दिया गया। सुधार योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। स्वयं सिद्धा तथा सुधार दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी निकायों तथा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पिछली क्लासेज में बहुत डिटेल में बताया है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें कि आपकी पंचायती राज की सारी क्लासेज, कंप्यूटर की सारी क्लासेज प्लस यूपी स्पेशल सारी क्लासेज हो चुकी हैं। इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीपीओ वाली, उसमें पढ़िए, आप उनको जाके देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंटों के बड़े ही सिली टाइप के डाउट होते हैं जो ऑलरेडी कई क्लासेज में दूर कर दिए गए। तो वो क्या करते हैं, एक दो क्लास देखते हैं और डाउट लेके बैठ जाते हैं। आप पहले सारी क्लासेज देखो, हर क्लास को सुनो ध्यान से, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सारी बातें हो चुकी हैं। तो दोनों कथन क्या है, ये गलत है। अगला आते हैं, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इंद्रधनुष की बात हो रही, अगर इंद्रधनुष की बात हो रही तो कुछ लोग इसको डायरेक्ट कैसे चले जाएंगे, ए वाला ऑप्शन सही कर देंगे। बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, यानी कि अंतरिक्ष ज्योग्राफी रिलेटेड कर देंगे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओरियालिस ओबोरियासिस वगैरह है ना, ओरोलिसिस ओबोरियासिस। तो ये वो नहीं है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यहाँ पे भी 7 टीकों की बात होगी। जब टीके लगेंगे तो क्या है, प्रतिरक्षण की बात हो रही है, इम्यून सिस्टम मजबूत करने की बात हो रही है। कोविड काल ने ये सारी चीज़ों में आप लोगों का नॉलेज तो बढ़ा ही दिया होगा। तो ये क्या है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। कब, 2014 में ये चलाया गया था, मोदी गवर्नमेंट ने चलाया। तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। इंद्रधनुष देश भर में उच्च टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है। इस टाइम पे सघन मिशन इंद्रधनुष चल रहा है, ध्यान रखना। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सघन मिशन इंद्रधनुष कब से शुरू किया गया, उसका कौन सा चरण है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना लापरवाही, अरे क्या है, चलो ठीक है पढ़ लिया, काम खत्म, इतना ही, किसी को याद नहीं रहता है। तो ये चीज़ें जब आप कल पे डालते हो ना कि हाँ कल कर लेंगे, हो जाएगा या आ जाएगा, अभी इतने से मतलब है, ये कभी होता ही नहीं है। व्यवहार परिवर्तन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जो चीज़ पूछी गई उसी टाइम अगर आपको आ रही, तब समझो कि आप सही ट्रैक पे हो। इसके अंतर्गत 7 टीकों, डिप्थीरिया, ध्यान रखना, इन टीकों को ध्यान रखना, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा को शामिल किया गया। अगला चलते हैं, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम है। तो महिलाओं की भी बात हो रही है और शिशुओं की, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी की भी बात होगी, शिशु सुरक्षा योजना। ये योजना 2011 में चलाई गई थी और सोनिया गांधी के द्वारा लॉन्च की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर सी हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 2011 को योजना का नाम क्या था, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
निम्न में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जो महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? तो देखो, फिर से बहुत सारी चीजें, सबकी डेट फिर से बताऊंगा तो एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी की बात हो रही, 1980। ये ध्यान रखना, 1980 में लॉन्च हुआ था। योजना बन गई थी आपकी 1978 में। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम यही ऐसा है जो महिलाओं के रोजगार के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, ड्वाकरा की बात हो रही, 1982 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी। हाँ, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है कि अगर आप चाहते हो आपकी तैयारी को एक माहौल मिले, चीज़ें आपकी स्पीड अप हो जाए, प्लस सारे टेस्ट भी मिल जाएं, हर एक तरीके से पूर्ण हो जाए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो, कई बार क्या होता है ना, हमें जितना मिल जाए, क्योंकि बाहर कहीं कुछ है नहीं, तो हमें लगने लगता है कि काम हो जाएगा, चलो अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे आगे भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत तरीके से पर डे कुछ ना कुछ हो रहा है। पर डे वो टेस्ट लगा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे जा रहे हैं, तो 85 से 90 तक उनके मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि कई बार उनका रिवीजन, वैल्यू एडिशन, गैप भरना, उनकी वीक पॉइंट पकड़ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो माहौल मिलेगा आपको कि सब आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या है, चीज़ें डाल रहे हैं, तो एक दूसरे से भी आप मोटिवेट होते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी सारी पंचायती राज की, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको कंप्यूटर की, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट पंचायती राज पे पहले हो चुके हैं 15 टेस्ट, वो भी मिल जाएंगे। नए टेस्ट अभी चल रहे हैं, 5वां टेस्ट आज ही होगा, तो वो भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सारे कंप्यूटर पर मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल की सारी क्लासेज प्लस उनकी पीडीएफ। टास्क टाइम टू टाइम पे दिए जाते हैं, जिससे कि आप एक्टिव बने रहो, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, सुपर ग्रुप में जाने का आपको मौका मिलता है इसके थ्रू। रेगुलर गाइडेंस होता है, रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, जिससे कि आपके जो भी डाउट होते हैं दूर होते रहते हैं। फीस 299 है, इस नंबर पर पे करना है, ये नेम देख लेना, और फिर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भेज देना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगली योजना पे चलते हैं। भारत निर्माण में निम्न में से कौन कौन से कार्यों की मदद सम्मिलित हैं? अगर आपने सुना होगा, एक स्लोगन चलता था, हो रहा भारत निर्माण, उसी की बात हो रही। 2005 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, 6 ऐसे क्षेत्र चुने गए थे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा बहुत त्वरित गति से। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो अपना उत्तर आपको चुनना है। सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम बिल्कुल इसमें शामिल थे। नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग ये भी शामिल थी। जल बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार भी शामिल था। क्या शामिल नहीं था? सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास। वो व्यक्ति, जैसे कहीं पे तालाब बन रहा है या बांध बन रहा है, तो वहां पे जो गांव के गांव होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा तो दे देते हो आप, लेकिन उनका पुनर्वास, उनको रहने के लिए कहीं जमीन मकान भी तो देना पड़ेगा, वो इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो 1 2 3 शामिल थे। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था। मूल उद्देश्य क्या था? ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धन आवासों का निर्माण। 6 क्षेत्र समझ लो: विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई और निर्धन आवास। अब ग्रामीण सिंचाई एक पॉइंट उठा लो, एक क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या क्या था? सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम, इसका नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग, जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार की योजना, ये सब शामिल थे। सिंचाई परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास इसमें शामिल नहीं था। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। ग्रामीण पेयजल योजनाएं आपके सिलेबस में लिखी हैं डायरेक्ट बीपीओ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी से रिलेटेड है। किसका एक हिस्सा है? तो ये यहाँ पे तो ये भारत निर्माण का था, अभी बताया आपको कि ग्रामीण पेयजल भी एक हिस्सा था। आगे थोड़ा डिटेल में चलते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, एसेलेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम शुरू किया था। हालांकि 1 अप्रैल 2009 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम को नाम क्या दे दिया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, NRDWP। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण के 6 घटकों में से है। अगर लेटेस्ट न्यूज है तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल जीवन मिशन चल रहा है, उसमें इन सबको क्या है, समाहित कर दिया गया। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल से जल, टैप वाटर से द्वारा
जल मिलना चाहिए हर घर में। ये काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है, ऑलमोस्ट ये लोग कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। अगला चलते हैं, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। अमृत योजना की बात हो रही, 2015 में मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद 1 साल बाद ये आई थी अमृत योजना। इसमें क्या किया था इन्होंने कि शहर, वो शहर, एक तो स्मार्ट सिटी योजना चल रही थी 100 शहरों वाली, एक ये योजना लेके आए कि वो शहर जिनमें 1 लाख से ज़्यादा आबादी है, ऐसे इन्होंने 500 शहरों की बात की थी। यहाँ पे क्या करेंगे, जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए शहरों में, क्या चाहिए व्यक्ति को, देखो साफ सफाई, सबसे पहले साफ सफाई चाहिए तो क्या करेंगे, सीवेज प्रबंधन होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कूड़ा फेंकने का ये स्थान होना चाहिए। इसके बाद जल चाहिए, स्वच्छ पेयजल चाहिए। इसके बाद स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, पार्क चाहिए बच्चों के मनोरंजन के लिए। इसके बाद परिवहन के साधन चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाओ। इन्हीं सबको टारगेट किया गया। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है, बिल्कुल ये सही था। तो आपको केवल 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो, अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा 25 जून 2005 को नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। यह मिशन 60% से अधिक शहरी आबादी को कवर करते हुए 500 शहरों कस्बों जिनकी आबादी क्या 1 लाख से अधिक है, इन्हें कवर करता है और कौन सी बुनियादी सुविधाएं देने की बात करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लो। जलापूर्ति, सीवेज सुविधा, सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने हेतु उपाय, वर्षा जल संचयन, नाले, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, इन सब की बात हुई। अब आगे है, यूपीएससी में आया था ये, पार्किंग स्थल विशेषता बच्चों के लिए हरित स्थानों, पार्कों, मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन। ये वाला पॉइंट आपका यूपीएससी में आ चुका है। व्यक्ति यहाँ पे छोड़ देते हैं कि पार्कों की बात कहाँ की जाएगी, मनोरंजन स्थल की बात क्या लेना देना, अभी पहले विकास तो हो जाए बुनियादी। बट ऐसा नहीं, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको ये घटनाएं या योजनाओं की बात करनी है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1952 में। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीओ वालों के लिए। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति कब हुई, 1957 में बलवंत राय मेहता की विलेज स्कीम 1950 में आई थी, पहली पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था कि जैसे पहले ग्रामीण भारत स्वतंत्र हुआ तो क्या होगा, किस चीज़ पे जोर देंगे, तो सबसे पहले जोर ये देंगे एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उसी पे ही डिपेंडेंट पूरा देश था। 80 से 85% जनसंख्या एग्रीकल्चर पे उस टाइम डिपेंडेंट थी। तो एग्रीकल्चर का ही पार्ट क्या है, पशुपालन। तो पशुओं के उन्नयन के लिए, इनकी नस्लों के उन्नयन के लिए किस पे ध्यान दिया जाएगा आपका, ये स्कीम आएगी की विलेज स्कीम 1950 में। अब पहली पंचवर्षीय योजना क्या था मॉडल, हैरड डोमर मॉडल, कृषि पे ध्यान दिया गया। द्वितीय में क्या ध्यान देंगे, भारी उद्योगों पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे बल देंगे, इस्पात सीमेंट बनाने वाले उद्योग लगेंगे इस टाइम पे। और ये मॉडल क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस थे, बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे, इन्हीं के आधार पे ये क्या हो जाएगा आपका महालनोबिस मॉडल, ठीक है। और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ये तो पंचायती राज का मेन अभिकरण है, जिला स्तर पे स्थापना की गई थी इसकी। ये कब, 1999 में। सबका मैंने सन बता दिया, अब अपने आप मैच कर लेना, ठीक है, कूट वगैरह क्या है। इसका एक्सप्लेनेशन वही है, 1952 में सीडीपी, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1957 में। पंचवर्षीय योजना के दौरान की विलेज स्कीम की शुरुआत की गई थी 1950 में। और डीआरडीए 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन में मुख्य रूप से जोर दिया गया, किस चीज़ पे जोर दिया गया, अभी सारी बात हुई है, जलापूर्ति बिल्कुल दिया गया, सीवेज सुविधाएं दिया गया, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं दिया गया, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, इसकी भी बात हुई, और जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम, इस पर भी बात हुई। तो ये सारे सही हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 सभी सही है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी ना, रिवीजन भी हो रहा है। अभी जितनी भी पुरानी योजनाएं आ जाएंगी सबकी रिवीजन हो जाएगा। और जैसा मैंने बोला, नेक्स्ट क्लास में आपका क्या होगा, 75 से 80 योजनाएं आ जाएंगी, इनके शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म
योजना की डेट, तारीख, उद्देश्य वो सब आ जाएगा एक 10 से 12 पेज के नोट में। अटल नवीकरणीय एवं शहरी परिवर्तन मिशन में मुख्य रूप से वही सारी चीज़ें बात की गई। आगे बढ़ते हैं। संगम योजना का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी योजनाएं जिनके नाम से भी आप ना समझ पाओ कि किससे रिलेटेड है, और इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहला बोला शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संगम की बात की गई। संगम मतलब गंगा यमुना से व्यक्ति लगाते हैं, इलाहाबाद से, तो ये भी लगा के आ सकते हैं। नदियों की सफाई व्यवस्था, बिल्कुल नहीं। सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा, ये भी नहीं। ये है विकलांगों की सहायता करना। इस टाइम पे अगर आपको पता हो, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है। संगम नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15,000 रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान था। ठीक, इस टाइम पे चल रहा है सुगम्य भारत अभियान। मोदी गवर्नमेंट जो समाज का वैसा तबका जो वंचित तबका है ना, कमजोर तबका, उसके लिए काम कर रही है, ठीक ठाक कर रही। अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी। जैसे पीबीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, 75 ऐसे ट्राइब्स हैं इंडिया में जो बहुत वल्नरेबल हैं, ठीक है, जो लोगों के पास घर नहीं होता, घुमक्कड़ होते हैं, ठीक है, इनके लिए 24,000 करोड़ की योजना। ऐसे विकलांगों के लिए अब जितने भी सरकारी ऑफिस या पब्लिक कोई भी स्थान बन रहा हो, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ये चीज़ का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई ऐसा एक रैंप बने जिससे इनकी व्हील चेयर वगैरह जा सके, विकलांगों को ध्यान में रख के बना। अभी हाल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल मैं देख रहा था न्यूज़ में, राम मंदिर जो आपका बना है, सीढ़ियाँ तो बनी हैं, यहाँ पे रैंप भी बना है, लिफ्ट भी बना है कि विकलांग लोग यहाँ पे, वृद्ध लोग जा सकें, ठीक है। तो सुगम्य भारत अभियान लेटेस्ट है, और ये पहले का था संगम। जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी जवाहर रोजगार योजना? लास्ट क्लास में बताया था 1989 में जवाहर रोजगार योजना आपकी आरंभ की गई थी। 1989 में कौन सी पंचवर्षीय चल रही थी? 1985 से 90 के बीच में आपकी 7वीं पंचवर्षीय, राजीव गांधी पीएम थे, ठीक है, इनके समय में ये हुई थी जवाहर रोजगार योजना, JRY। और 1999, 10 साल बाद क्या होगा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हो गई, ठीक है, इतना ध्यान रखो। आगे चलते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 1 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था ये अप्रैल 1999 में। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आगे के क्वेश्चन में यूज होगा। अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना के विषय में निम्न में से क्या सही है? यह इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में आरंभ की गई थी, बिल्कुल नहीं, अभी पढ़ा है, राजीव गांधी के काल में आई थी। इसका लक्ष्य प्रतिवर्ष 10 लाख लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य समूह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नगर निवासी हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी। इस योजना के अधीन जनित रोजगार का 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित है, ये आपका सही है। तो टोटल जो आपका रोजगार जनन होगा उसका 30% स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा। अगर हाल में आपको पता होगा कि मनरेगा ऐसी एक योजना है जो रोजगार संबंधी है, गारंटी देती है, इसमें आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि लास्ट क्लास में ये हो चुका है कितने % महिलाओं के लिए आरक्षित है ये, ठीक है। पहले संचालित 2 योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP कब हुआ? 1980 में। और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये कब हुआ? 1983 में। के समामेलन से 1989 में ये अस्तित्व में आई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि किस किस योजना को मर्ज किया गया था। जवाहर रोजगार योजना के तहत जनित कुल रोजगार का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित था। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या उपलब्ध कराना था? मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं, बिल्कुल। और जब मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं की बात हो रही तो सड़कें भी आ जाएंगी, पानी भी आ जाएगा, केवल लगा है इसलिए गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। 2000 में इस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, ये आई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं यथा प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, सड़कें आदि को निर्धारित समयावधि में पूरा करना था। पहले से चली आ रही आधारभूत योजना थी क्या, न्यूनतम सेवा योजना, इसको भी इसमें मिला दिया गया था। अब निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई थी। इस समय 6 योजनाओं को मिला दिया गया था। ठीक है, किसको? IRDP 1980 में शुरू हुई। 1978 में जैसा मैंने बताया ये योजना बन चुकी थी, 80 में लॉन्च हुई थी। ट्राइसेम 1979 में, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये भी आपकी लास्ट क्लास में पढ़ाया गया। ड्वाकरा, जो ग्रामीण महिला हैं, बच्चे हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए ये योजना आई थी आपकी ड्वाकरा 1982 में। JRY 1989 में आई थी, जवाहर रोजगार योजना, लेकिन इसको क्या किया, 1999 में इसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बना दिया गया था। इसका मतलब इसका मर्जर नहीं हुआ था, बाकी सबका मर्जर हो गया था, डी आ जाएगा। तो 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पूर्व में चल रही 6 योजनाओं का इसमें विलय किया गया था। IRDP का, ट्राइसेम का, ड्वाकरा का, 10 लाख कूप योजना का, उन्नत टूल किट योजना, सिट्रा और गंगा कल्याण योजना, इन सब का मर्जर कर दिया गया था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये लोग अंदरूनी पूछेंगे तो इससे ज़्यादा कहीं जाने का इनके पास गुंजाइश ही नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। कालांतर में क्या हुआ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नाम से पुनर्गठित किया गया और वर्तमान में इसमें डे लगा दिया गया, डे NRLM कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो वर्तमान में इस योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना को प्रतिसंरचित करके भारत सरकार ने जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में परिवर्तित किया? अभी बात हो चुकी है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को इन्होंने परिवर्तित कर दिया और जून 2011 में किया था। इस टाइम जब 2014 के बाद इसका नाम क्या कर दिया, डे NRLM। और इसमें काम क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, इनके माध्यम से ग्रामीण गरीबी को दूर करने, रोजगार वगैरह बहुत सारे काम करने का प्रयास होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा कार्यक्रम, MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा, कब आया था? 2005 में ये अधिनियम पारित हो गया था। 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था, ये लागू हो गया था देश के 200 जिलों में। ठीक है, इसके बाद 2007 में ये 130 जिले और जोड़े गए। 2008 में ये पूरे देश में लागू हो गया था, पूरे देश में जहाँ पे भी ग्रामीण जनसंख्या है उन जिलों में लागू हो गया था। देन 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, पहले ये रोजगार गारंटी अधिनियम ही था। तो ये मनरेगा के बारे में जानकारी है। NRLM के बारे में जानकारी हो गई, 2011 में ये शुरू हुआ था। उसके पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से चलती थी। फिर है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, क्या ये रोजगार से संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात हो रही, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरुआत हुई। भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। सत्र 2009-10 से क्रियान्वित किया गया। ठीक है, और बाकी सभी रोजगार से संबंधित है, बात हो ही चुकी है। नरेगा के बारे में 5 सितंबर 2005 को कानून पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को ये PM मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदापाली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। तो गांव जिला सब याद रखना। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, राष्ट्रीय भी लगा है, नेशनल। इसके बाद चलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2 जून 2011 को इसकी शुरुआत हुई और इसका पुनर्गठन किस योजना को, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को परिवर्तित करके किया गया था। और ये जो आपकी NRLM है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान के बांसवाड़ा से। योजना का उद्देश्य सबको पता ही है। आखिरी है आपका महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम STEP।
सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। इसे कब शुरू किया गया? 1986-87 में केंद्रीय योजना के रूप में इसे शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? वही ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही, तो वही सारी चीज़ें। 16 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार हेतु उनका कौशल विकास किया जाता है। अगली योजना देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? अभी बात हो गई, 2005 में पारित हुआ था। फिर से वही सारी चीज़ें, 2005 में पारित हुआ, 6 में ये लागू हुआ, 9 को नाम बदला। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को सुधारने का किस प्रकार प्रयास करता है? एनआरएलएम की बात हो रही, इस टाइम डे एनआरएलएम है बट कार्य पद्धति सेम है, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाता है और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान करता है, साथ में लोन भी फिर प्रोवाइड करता है, उस वजह से ये सशक्त करता है। तो केवल 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 2011 में की गई। उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों की गरीबी को दूर करना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर और कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान कर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993 बिल्कुल सही है, ये सारी सन के साथ याद रख लेना। महिला स्वशक्ति योजना 1998, ये भी सही है। महिला साम्राज्य योजना, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे सामाख्या होना चाहिए, ठीक है। महिला सामाख्या योजना ये 1988 में आई थी आपकी। और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में। तो 1989 इसमें दिया है जबकि आई 88 में थी, इसलिए यही क्या हो जाएगा? सही सुमेलित नहीं है। तो महिला सामाख्या कार्यक्रम 1988 में प्रारंभ किया गया था, ना कि 1989 में। यहाँ पे आपकी आज की क्लास खत्म होती है। ये पेड बैच की जानकारी आपको पहले बताई जा चुकी। अगर आपको क्लासेस सही लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो बिल्कुल ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाओ। जो भी आपके फैमिली पर्सन हैं, जो भी पढ़ रहे हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक इस चीज़ों को जरूर पहुँचाओ, शेयर करते रहो और पढ़ते रहो अच्छे से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।